जो क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आइए हम लेकर आए हैं, आज लास्ट में बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़िएगा और इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह टेस्ट जो है वो MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। तो उसको मैं छाँट छाँट कर लाया हूँ। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब मजबूत होगा तब सब्जेक्टिव आप लोग का खुद पर खुद मजबूत होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, तब सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी 50 मार्क्स वो होता है ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना ऑब्जेक्टिव पर देते हैं। तो आज आइए हम इस सेशन को आज इतना पर चालू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हम संडे आज है। तो हम संडे पर आज हम एक स्पेशल टेस्ट लाए हैं, यानी जो कि बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। संडे में हम आप लोग के यहीं तैयारी कराता हूँ, संडे में आप लोग का टेस्ट लेता हूँ। तो कितनी क्लास का, तो 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट, यानी आज जो टेस्ट होगा उसमें ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, यानी इसमें ऑल सब्जेक्ट होगा। तो हम क्या बताएं, तो संडे स्पेशल टेस्ट, यानी संडे के स्पेशल टेस्ट है, जो कि परीक्षा के केंद्र के आधारित बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और ऑब्जेक्टिव बताइएगा कि कौन बनता है विजेता, यानी कौन जीतता है कौन। आज हम लाए हैं 50 ऑब्जेक्टिव, तो 50 में 50 जो बनाएगा वह विजेता कहलाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन विजेता है। तो आज का कौन विजेता होता है, तो आइए हम आज से अभी से सेशन को चालू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पहला है कि सर्व विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो हम कल पढ़ाए थे, आज ही पढ़ाए हैं कि सर्व विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। यह यानी हिंदी से चालू होता है, तो पहला क्वेश्चन हिंदी से चालू हुआ है। तो अब आइए हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि भीमराव अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी भीमराव अम्बेडकर से क्या कौन कौन यानी प्रेरक कवि थे, यानी प्रेरक व्यक्ति थे। तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थी, यानी इनमें से सभी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि 20 के दांत के लेखक कौन है, यानी दूसरा चैप्टर हिंदी का गद्य खंड के 20 के दांत है। तो इसके लेखक कौन है, तो हम बताए थे या हम नहीं बताए हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि नलीन बिलोचन शर्मा है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि मदन के पिता का नाम क्या है, यानी जो मदन है, मदन के पिता का नाम क्या है। तो मदन के पिता का नाम आप लोग पढ़े होंगे गिरधर है। अब कह देगा कि कासू के पिता का नाम, तो सेन साहब है। कासू किन किन मामलों में अपवाद था, यानी खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो आप लोग पढ़े होंगे। अब आइए यहाँ प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है। तो यह चैप्टर 3 का है, यानी भारत से हम क्या सीखे, यह चैप्टर 3 से लिया गया है। ये प्रश्न नंबर 5 है। तो कहता है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है। तो वेदांतियों का वेदांती हम मैक्स मूलर को कहा गया है। अब इतने पर पूछ देगा कि किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद। देखिए, कहते हैं वह क्वेश्चन आ गया, यानी मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, तो हम क्या बताएं, स्वामी विवेकानंद। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, यानी स्वामी विवेकानंद। अब आइए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोग पढ़े होंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी चैप्टर नंबर 4।
तो उसके लेखक आप लोग देखे होंगे। नाखून कितने, इसका ट्रिक होता है कि नाखून कितने बार बढ़ाए, तो हजारों बार, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आइए हम प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। यानी आलोक पर्व जो एक निबंध है, तो इसका किसकी रचना है, यह रचना किसकी है। तो आप लोग पढ़े होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो किशोर कौन था, तो लेखक के बड़े पुत्र था, यानी लेखक के बड़े पुत्र था। तो ऑप्शन यही में दिया है कि लेखक के बड़े पुत्र, तो पुत्र पू, यानी यहाँ पू है, तो पुत्र हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि यह बहादुर पाठ से लिया गया है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार, लेखक के पत्नी, यानी जो लेखक है, लेखक कौन है, तो आप लोग पढ़े होंगे लेखक कौन है। तो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो आप लोग जानते होंगे रविवार आए थे, यानी इतवार के दिन आए थे। अब यहाँ से चालू होता है व्याकरण, यानी भ का उच्चारण स्थान क्या है, यानी भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो एक ट्रिक हम पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण जब पढ़ाएंगे, मान लीजिए, देखिए इसका ट्रिक है कि के टी यम दो, यानी डी ओ। तो क से होता है कंठ, क वर्ग का होता है क वर्ग का कंठ, त से तालु, आ म से मूर्धा, आ द से दंत, आ ओ से ओष्ठ, यानी यह क वर्ग का, यह च वर्ग का, यह ट वर्ग का, यह त वर्ग का, और ये प वर्ग का। तो हम ये प फ ब क्या है, तो प वर्ग का है। तो प फ ब, यानी के टी यम दो, यानी कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, यानी कल से चालू करेंगे। देखिए अब प्रश्न नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में अतस्त व्यंजक क्या है। आप लोग अतस्त व्यंजक पढ़े होंगे कि तालाबी समाधान, नहीं तालाबी स तो उसमें है, य र ल व है, य र ल व तालाबी स है, य र ल, देखिए हम बताते हैं, य र ल, यानी ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि हिंदी व्याकरण के संज्ञा से लिया गया है। संज्ञा यानी सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सभा, सभा एक क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, तो समूहवाचक हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 14 दिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, जीव आदि का नामों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नामों के भाव का बोध कराता है, उससे हम संज्ञा कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे। अब प्रश्न नंबर 15 दिया है कि लड़का का बहुवचन क्या होता है। लड़का का आप लोग बहुवचन पढ़े होंगे, लड़के होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 16 दिया है कि हिंदी में कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में आप लोग सर्वनाम पढ़े होंगे 11 होता है। कितना होता है, कुल 11 होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 17 दिया है कि मेरा एक कुत्ता है जो कि भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह मेरा, यानी एक संबंधवाचक, यानी एक संबंध का बोध कराता है, मेरा। तो एक संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। तो परिवार का विशेषण रूप हो जाता है पारिवारिक। क्या हो जाता है, पारिवारिक। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 20 है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो 7। कौन कौन, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे ही होता है, 7 होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 21 पर कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से आपादन, देखिए संप्रदान
में पर होता है क्या, तो अपादन से, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपादन से। यहाँ कारक चिन्ह क्या है, से है, तो अपादन से होता है। कर्ता ने या कर्म को संप्रदान को के लिए होता है, अपादन से हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपादन से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो यहाँ से समास का समास में से क्वेश्चन पूछ दिया है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परम में जो है, परम है जो ईश्वर, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 दिया है कि भाई बहन, जहाँ यह डॉट लग गया, जहाँ यह छोटा सा डॉट लग गया, वह क्या हो जाएगा, धृंध हो जाएगा, धृंध, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। पटना नगर की पालिका, यहाँ यहाँ से अब संस्कृत का चालू होता है, यहाँ से संस्कृत का चालू होता है, संस्कृत, संस्कृत से चालू होता है। तो पटना नगर की पालिका 23वां प्रश्न में दिया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आप लोग पढ़े होंगे पतन देवी, यानी पटन देवी। अब आता है प्रश्न नंबर 24 कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुग्राम, 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 आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र, तो गुरुग्राम हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 25 दिया है कि विदेश्वर, विदेश्वर यानी विदेश्वर की जगह पर विदेश्वर दे दिया है, तो आप लोग सुधार दीजिएगा कि विदेश्वर कौन था, तो एक दयालु था, यानी एक कृपया दयालु था, कृपया दयालु था, जो कि गरीबों को धन दौलत देता था, यानी अपने दरबार में लोगों को जो निर्धर थे उनको अपने भोजन कराता था। अब आइए प्रश्न नंबर 26 पर कि अलसगाथा के लेखक कौन है, तो अलसगाथा के लेखक विद्यापति है, विद्यापति लेखक है। अब आइए प्रश्न नंबर 27 में दिया है कि भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 6 या 5 या 6 है, तो चैप्टर नंबर 5 में पढ़े होंगे कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है, तो आप लोग पढ़े होंगे कितने संस्कार है, तो भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार है। अब आइए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे संस्कार को कुल 5 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 5 भागों में। अब ये प्रश्न नंबर हम 29 पर चलते हैं। जर्मन राइन, यानी यहाँ से इतिहास, इतिहास यानी SST चालू होता है, SST चालू होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आप लोग पढ़े होंगे पहला चैप्टर इतिहास का कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब आइए हम पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन की थी, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन किया था, तो आप लोग पढ़े होंगे बिस्मार्क के बारे में, बिस्मार्क ने अवलंबन किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो फरवरी 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, फरवरी 1917 में हुआ था। अब आइए प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 इतिहास के कि दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। अब आइए प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, वियतनाम हो या लाओस हो या कंबोडिया हो, यह तीनों का एकीकरण कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, 1975। अब आइए प्रश्न नंबर 33 दिया है कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 4। अब आइए हम प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं कि मोपाला विद्रोह, एक विद्रोह हुआ था जिससे हम मोपाला विद्रोह कहते हैं, तो वह कहाँ हुआ था, तो आप लोग पढ़े होंगे केरल में हुआ था मोपाला विद्रोह। अब आइए
प्रश्न नंबर 36 पर कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। यानी दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत किया था, यानी उसका पहला तिरंगा फहराया था। तो कहाँ पर, किस नदी के तट पर फहराया था, तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। अब आइए प्रश्न नंबर 38 पर चलते हैं कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो गांधी जी ने डांडी स्थान यानी डांडी चुना था, डांडी स्थान चुना था। अब आइए जहाँ नमक कानून चालू हुआ था। अब आइए प्रश्न नंबर किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि, उनका एक उपाधि था कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, यानी त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अब आइए प्रश्न नंबर 40 पर कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो आप लोग जानते होंगे कि 1885 में सिपाही विद्रोह हुआ था। अब आइए प्रश्न नंबर, यहाँ से फिजिक्स चालू होता है यानी भौतिकी चालू होता है, PHY यानी PHY चालू होता है, फिजिक्स चालू होता है। तो पहला क्वेश्चन में दे दिया है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होता है, डाइऑप्टर होता है, डाइऑप्टर होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यह भी MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 242 होता है, यानी 2.42 होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 43 पर दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक सूचक है। हम सूचक पढ़ाए थे, 3 होता है प्राकृतिक, संश्लेषी, गंधीय। तो प्राकृतिक कौन होता है, हल्दी, लिटमस, लाल गोभी का पत्ता। संश्लेषी होता है मिथाइल ऑरेंज और होता है फिनाइथेली होता है, और गंधीय सूचक प्याज लवंग होता है। तो इसमें प्राकृतिक सूचक पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक में हो जाएगा, गलती दे दिया है। प्राकृतिक सूचक में होता है हल्दी, लिटमस, लाल गोभी का पत्ता, तो हल्दी दिया है तो हल्दी हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 44 कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक, और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। यानी उदासीन पूछा है तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए यहाँ से बायोलॉजी चालू होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, जो पतिया का रंग होता है वह कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, आप लोग पढ़े होंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 46 पर कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। यानी इस क्वेश्चन का कहना है कि कौन सा गैस जब हम सांस लेते हैं तो वह मुक्त होता है, तो कौन सा गैस, तो CO2 हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। अब दिया है यहाँ से मैथ चालू होता है। तो मैथ में दिया है कि √5 क्या होता है, जिसका वर्ग नहीं निकलता, वर्गमूल नहीं निकलता है, वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जिसका रूट से बाहर कोई संख्या नहीं निकलता है तो वह हो जाता है अपरिमेय संख्या। निकालने का मतलब होता है जो रूट में होगा वह अपरिमेय संख्या, और जो बाटा में होगा यानी P/Q के रूप में हो जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर हम 48 पर चलते हैं कि बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यहाँ बिना घात वाले बहुपद कहता है, तो बहुपद को क्या कहते हैं, मान जाइए कि यही है AX प्लस B, इसका घात कुछ भी नहीं रखा है तो कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दिया है कि द्विघात बहुपद शून्य कितना होता है। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे 2 होता है, एक अल्फा एक बीटा मान लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है, यानी इस संडे स्पेशल टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण को, लास्ट भाला तो सब भाला, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। यानी इसका व्यापक रूप होता है AX² प्लस BX प्लस C। आज ऐसे करेंगे तो बहुपद हो जाएगा, जब 0 बैठा देंगे बराबर में 0 तक क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या पूछा है, तो द्विघात समीकरण पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो मैं
आशा करता हूँ कि आप लोग 50 में 50 बनाए होंगे। तो आज का 50 50 ही लाए थे, जो कि एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव था, जो कि बहुत बार पूछा गया था। तो इतना पढ़ी आज का। आगे क्या लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन है। तो यहाँ यह सेशन द एंड होता है, यानी समाप्त होता है। आप लोग आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर यह बताइएगा कि कौन विजेता, यानी कौन बना विजेता, कौन बना विजेता। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट, यहाँ कमेंट प्लीज़ कमेंट लिख दिया है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं इतना पढ़ी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं इतना पढ़ी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास कैसा लगा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।